नमस्कार बच्चों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स और इसके अंदर 5वीं यूनिट बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं अपने। तो लास्ट क्लास के अंदर अपने दो लेज़र देखे थे, एक तो था रूबी लेज़र और एक था हीलियम नियॉन लेज़र। और इसके अंदर आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न जो है वो सीधा का सीधा किसी एक लेज़र से ही आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जितना आपने पढ़ा है उसके अंदर जो ये 2 लेज़र है इन्हें आप लोग ढंग से याद रख लेना। इसके अलावा जो लेज़र का सिद्धांत है जिसके अंदर हम लोगों ने समष्टि प्रतिलोमन, लेज़र के प्रति बंध जो पढ़े थे, एक प्रकाश का प्रवर्धन पढ़ा था, वो भी अपने इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो छोटे प्रश्न आने वाले हैं उसके अंदर या तो कोई परिभाषा आएगी और 3 नंबर का जो प्रश्न आपके आता है उसके अंदर जो आइंस्टीन के नियतांक है जिनके मध्य हम लोगों ने सहसंबंध व्युत्पन्न किए थे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जो अपने चैप्टर का पार्ट बचा है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट बचा है। इसे मैं एक बार तो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसके अलावा भी आप लोग अपनी बुक से इसे एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेज़र के विशिष्ट गुण और उसके अनुप्रयोगों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र के विशिष्ट गुण, लेज़र के विशिष्ट गुण और अनुप्रयोग। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे होलोग्राफी के बारे में। तो देखिए लेज़र जो है इसके विशिष्ट गुण कि ऐसे कौन से गुण होते हैं जो अपने सामान्य प्रकाश से अलग होते हैं और एक अपने इसके अनुप्रयोग कि इसे अपने काम में कहाँ लेते हैं। तो अनुप्रयोग तो आप लोग इसके बहुत सारे जानते भी हो। तो विशिष्ट गुणों की बात कर लेते हैं। विशिष्ट गुणों के अंदर एक तो आता है अत्यधिक तीव्रता, एक तो आता है अत्यधिक तीव्रता, एक आता है इसके अंदर उच्च कोटि की दिशात्मकता, उच्च कोटि की दिशात्मकता। और एक इसके अंदर अपने आ जाता है एक वर्णीय, एक वर्णता, एक वर्णता, एक वर्णता। और एक आ जाता है आकाशीय एवं कला संबद्धता, आकाशीय एवं कला संबद्धता। ये जो है ये आपके पास में क्या है, जो लेज़र किरणें हैं उन लेज़र किरणों का विशेष गुण है। वैसे तो संभावना इसकी कम बनती है कि आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाए कि लेज़र के गुण और इसके अनुप्रयोग लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन देने की बजाय तो इससे अच्छे क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में हो। इससे पहले ही आपके बहुत सारे गुण ये बढ़िया टॉपिक दे रखे हैं जो आपसे सीधे सीधे पूछ लें। फिर भी देखिए यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि लेज़र के विशिष्ट गुण और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए तो आपको क्या क्या लिखना है। तो आपको इसके अंदर बताना है कि लेज़र प्रकाश जो होती है उसके अंदर अत्यधिक क्या होती है, तीव्रता होती है। जो लेज़र लाइटें होती है इनमें एक गुण पाया जाता है किसका, अत्यधिक तीव्रता का। मैं एक एक करके आपको इन सब के बारे में बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जिसके अंदर ये सभी शामिल होंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसके अनुप्रयोग भी इसके साथ साथ देखते जाएंगे। तो सीधा सीधा तो आप लोग अगर पॉइंटों के रूप में इसे लिखना चाहो तो इन 4 पॉइंटों के रूप में आप लोग लिख सकते हो। बहुत सारी बातें आपके पास में इनको लिखने के लिए। जैसे यदि अत्यधिक तीव्रता की बात करें तो बिल्कुल चैप्टर जहाँ आपका शुरुआत हुई थी चैप्टर की, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो सामान्य प्रकाश आपके पास में होता है उसकी तीव्रता आप लोगों ने देखी थी। जो सामान्य प्रकाश होता है उसकी तीव्रता अपने सिर्फ कितना गुना बढ़ती है, n गुना बढ़ती है। यदि आपके पास में क्या हो, बहुत सारे फोटोन एक साथ उत्सर्जित हो रहे हो तो किसी एक बिंदु पर यदि परिणामी तीव्रता देखते हो तो वो सभी तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। परंतु जो लेज़र प्रकाश स्रोत होता है उससे तीव्रता आपको प्राप्त होती है n²i1 यानी nni1। जो सामान्य प्रकाश आपके पास में उससे भी n गुना तीव्रता जो है वो अपने क्या प्राप्त हो रही है, ज़्यादा प्राप्त हो रही है। यानी जो आपका लेज़र प्रकाश है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र कोटि का प्रकाश होता है। इसके अलावा उच्च कोटि की दिशात्मकता की बात करें तो दिशात्मकता जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी दिशात्मकता मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये ज़्यादा जो है वो फैलेगी नहीं। यदि आप लोग इसे एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाओगे तो ये ज़्यादा फैलने वाली नहीं है। एक वर्णता मोनोक्रोमेटी, इसके बारे में तो आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हो। और एक आकाशीय एवं कला संबद्धता, आकाशीय एवं कला संबद्धता के बारे में आपकी जो तीसरी यूनिट है सिंपल बीएससी के व्यतिकरण, उसके अंदर अपने देखने वाले हैं कि कला संबद्धता अपने क्या होती है। फिर भी कला संबद्धता के बारे में कुछ एक बातें आप लोगों ने यहीं पर भी पढ़ी है कि सामान्य प्रकाश जो होता है उनमें किसी भी प्रकार की कला संबद्धता नहीं होती है। जैसे
यदि लेज़र की बात की जाए तो उसमें दोनों प्रकार की कला सम्मताएँ होती है, आकाशीय और कला सम्मता। एक वर्णता के बारे में भी आप लोग बहुत सारी बातें लिख सकते हो, जैसे सामान्य जो आपके पास में प्रकाश होता है उसमें बहुत सारे वर्ण एक साथ होते हैं, पर जो लेज़र प्रकाश होता है वो आपको किस प्रकार का प्राप्त होता है, एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है। तो एक वर्णीय प्रकाश की जहाँ भी आपको जरूरत होगी वहाँ आप लोग क्या काम में ले सकते हो, लेज़र प्रकाश को काम में ले सकते हो। ठीक है, इसकी ज़रूरत कैसे होगी, ये आप लोग जब आपके पीछे की जितनी भी यूनिट है उनको पढ़ोगे तब अपने आप आपको पता चल जाएगा कि ये सारे गुण जो है इनके किस प्रकार से होते हैं। अब देखिए अनुप्रयोग और इसके गुणों को साथ के साथ कि अपने क्या क्या इसमें गुण होते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में कि जो अपने ये देखते हैं कि जो सामान्य प्रकाश आपका होता है, सामान्य प्रकाश के अंदर यदि आप लोग देखो तो तीव्रता जो है वो कितनी होती है, n/1 गुना होती है। पर लेज़र में यदि देखा जाए तो वो इसकी भी n गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी लेज़र जो है वो सामान्य प्रकाश की तुलना में काफ़ी ज़्यादा तीव्र प्रकाश होता है। दूसरा अपने यदि इसकी बात करें तो यदि हम लोग क्या करें, इन प्रकाशों की बात करें, जो लेज़र प्रकाश आपके पास में प्राप्त हो रहा है, तो ये प्रकाश आपको जब भी प्राप्त होगा तो ये कैसा प्राप्त होगा, एक दूसरे के समांतर प्रकाश किरणें आपको प्राप्त होगी। यानी लेज़र जो प्रकाश है आपका, इस लेज़र प्रकाश की किरणों को यदि आप लोग देखोगे तो ये एक दूसरे के समांतर किरणें जो है आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली। एक लाइन बिल्कुल समांतर, दूसरी जो प्रकाश की लाइन है वो भी बिल्कुल आपको समांतर मिलने वाली है। थोड़ा बहुत क्या होती है, ये लाइनें यदि असमांतर कहीं पर भी होती है तो ऐसा होता है जो द्वारक होता है उस द्वारक के विवर्तन के कारण, जो द्वारक आपका होता है उस द्वारक के विवर्तन के कारण कुछ एक जगह ऐसा हो सकता है कि जो प्रकाश किरणें हैं इनकी लेज़र की वो क्या हो जाए, फैल जाए। यदि इनमें थोड़ा बहुत फैलाव होगा तो वो किसके कारण होगा, वो फैलाव होगा विवर्तन के कारण। अब जो आगे मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, जैसे ये बात तो आप तीव्रता वाले पॉइंट में लिखोगे, और ये जो बात है समांतर वाली द्वारक विवर्तन फैलाव, ये सारी बातें जो दूसरा पॉइंट आपने लिखा है उच्च कोटि की दिशात्मकता, उसके अंदर आप लोग ये लिख सकते हो कि जो सामान्य प्रकाश होता है उसके अंदर आप लोग देखोगे, जैसे सामान्य प्रकाश बल्ब का यदि बात की जाए, बल्ब को आप लोग जैसे ही जलाते हो आप देखोगे कि पूरे कमरे के अंदर जो है वो बल्ब समान रूप से अपनी लाइट को फैला देता है। पर यदि आप लोग लेज़र को देखते हो, जो लेज़र लाइट आप लोग देखते हो, तो उस लाइट को यदि आप लोग कहीं पर फोकस करवाते हो तो केवल उसी पॉइंट पर जाकर के वो लाइट फोकस होती है, बीच में जो है उसका फैलाव बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आप लोग जहाँ से उसे छोड़ रहे हो यदि उसका व्यास बिल्कुल इतना है तो जहाँ पर जाकर टकराता है, जैसे वो 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर दूरी पर भी जाएगा तब भी उसका व्यास लगभग आपको इतना ही प्राप्त होगा। पर अगर सामान्य टॉर्च की लाइट को देखोगे, अगर इतनी बड़ी टॉर्च है तो आप लोग दीवार पर यदि उसे फैलाओगे तो लगभग इतना बड़ा या उससे बड़ा भी आपको क्या दिखेगा, वहाँ पर एक वर्ताकार आकृति उसकी दिखनी शुरू हो जाती है। परंतु जो लेज़र है उसमें ऐसा नहीं होता है। लेज़र में यदि थोड़ा बहुत फैलाव हो भी जाता है तो वो किसके कारण होता है, वो होता है द्वारक पर होने वाले विवर्तन के कारण। विवर्तन क्या होता है ये आप लोग पढ़ने वाले हो, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर के विवर्तन, दोनों क्लासों में ये लगने वाला है। इंटीग्रेटेड और सिंपल बीएससी में विवर्तन आपके पढ़ेंगे अपने। तो विवर्तन थोड़ा बहुत आप लोग +2 के अंदर भी पढ़ करके आ चुके हो कि जो अवरोधक या द्वारक होते हैं उसके किनारों से प्रकाश जो है उसके मुड़ने की घटना को किस नाम से जानते हैं, विवर्तन के नाम से जानते हैं। वहाँ अवरोधक हो सकता है या द्वारक हो सकता है। तो जो द्वारक होता है उससे प्रकाश की किरणें थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, जिसकी वजह से लेज़र में क्या आता है, फैलाव आता है। यदि अपनी बात करें कि पृथ्वी से किसी लेज़र लाइट को छोड़ा जा रहा है, किसकी ओर छोड़ा जा रहा है, उसे चंद्रमा की ओर छोड़ा जा रहा है। तो पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की यदि दूरी की बात करें तो जैसे देखो आपके ये दे रखा है बुक के अंदर कि जैसे पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी अपने मान करके चलें कि कितनी है, 3.82 गुणा 10⁵ किलोमीटर है। 3.82 गुणा 10⁵ किलोमीटर। यदि इतनी दूरी की बात करें, ठीक है, इतनी दूरी की बात की जाए, इतनी दूरी से जब आप लोग क्या करते हो, लेज़र लाइटों को छोड़ते हो, तो इससे आपको, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हो, किसी लेज़र लाइट को छोड़ रहे हो, किसकी ओर छोड़ रहे हो, चंद्रमा की ओर छोड़ रहे हो। तो पृथ्वी से चंद्रमा के मध्य की दूरी अपनी लगभग कितनी माने, 3.82 गुणा 10⁵ किलोमीटर माने। तो ये लाखों किलोमीटर दूरी तय करने के बाद में भी यदि इनमें फैलाव आप लोग देखोगे तो लगभग फैलाव कितना प्राप्त होता है आपको, 3 किलोमीटर के व्यास, 3 किलोमीटर व्यास के क्षेत्र में ये किरणें क्या होती है, अपनी फैलती है। ये सारी बातें आपको, जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया था उच्च कोटि की दिशात्मकता, उसके अंदर आप लोग लिखोगे कि जो समांतर ये प्रकाश किरणें जो, ये लेज़र किरणें जो होती है, इनमें फैलाव क्या होता है, कम होता है। यदि पृथ्वी से चंद्रमा तक की बात करें, आप लोग पृथ्वी से किसी लेज़र लाइट को चंद्रमा की ओर भेज रहे हो, तो पृथ्वी से चंद्रमा की मध्य की जो दूरी है वो लाखों किलोमीटर है, 3.82 गुणा 10⁵ किलोमीटर दूरी है।
तो उन प्रकाश किरणों में भी फैलाव लगभग कितना होता है, 3 किलोमीटर होता है। इस दूरी की तुलना में ये दूरी बिल्कुल कम है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हो। पृथ्वी से किसी लेजर लाइट को छोड़ो, वो लाइट फिर से चंद्रमा से टकराएगी और टकरा करके फिर से आपको कहाँ प्राप्त हो जाएगी, पृथ्वी पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, दूरियां ज्ञात कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लेज़र जो है इसमें क्या है, उच्च कोटि की दिशात्मकता है, इनमें फैलाव बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल कम फैलाव होता है। लाखों किलोमीटर तय करने के बाद में भी, दूरी तय करने के बाद में भी यहाँ से जो प्रकाश है आपका क्या होता है, बिल्कुल कम फैलता है। ठीक है, आगे यदि अपने बात करें तो उच्च कोटि दिशात्मकता की अपने इसमें बात कर रहे हैं कि जो प्रकाश की ये आपकी किरणें हैं, ये एक तो क्या होती है, उच्च आपतित तीव्रता की होती है, और अलग क्षेत्रफल में ये क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है। तो अलग क्षेत्र में फोकसित होने के कारण इनसे क्या किया जा सकता है, जो फोकस बिंदु होता है उस फोकस बिंदु पर अपने लगभग 10 की पावर 4 केल्विन टेम्परेचर जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो अपने ये देख ही लिया दिशात्मकता के अंदर कि इनका फैलाव कम होगा। तो यदि इनका फैलाव कम होगा तो इनमें जो फोकस होगा वो भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा। यदि इन्हें अपने देखें तो उच्च कोटि की दिशात्मकता के कारण इनको यदि आप लोग कहीं पर डालते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, फोकस होती है। बिल्कुल अलग क्षेत्रफल में ये क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी। तो इससे अपने लगभग 10 की पावर 4 केल्विन टेम्परेचर जो है वो क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और इस टेम्परेचर की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, जो लोहे की बड़ी बड़ी चदरें होती हैं या जो लोहे के उपकरण हैं या किसी धातु के उपकरण हैं जिनको काटना हो, तो उन्हें अपनी आसानी से लेज़र लाइट की सहायता से क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनसे अपनी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसा अपने किसकी सहायता से कर सकते हैं, फोक्सन की सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार जो कम शक्ति के आपके पास में लेज़र लाइटें होती है, जो कम शक्ति की लेज़र लाइटें होती है, ये तो अधिक शक्ति की बात आ गई कि शक्ति का मान क्या हो, ज़्यादा हो। और यदि कम शक्ति के लेज़र लाइटों की बात करें तो कम शक्ति की लेज़र लाइटें आपको पता है कहाँ काम में आती है, जो शल्य चिकित्सा होती है उस शल्य चिकित्सा के अंदर कम शक्ति की लेज़र लाइटों को काम में लिया जा सकता है। ठीक है, जो शल्य चिकित्सा होती है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लेज़र लाइटों की सहायता से अपने शल्य चिकित्सा की जाती है। जो ऑपरेशन है उन ऑपरेशनों को भी किसकी सहायता से किया जा रहा है, अपने बिना चीरफाड़ के जो ऑपरेशन है वो लेज़र लाइटों की सहायता से किया जा सकता है। वो कम शक्ति के लेज़र लाइटें होते हैं। इसके अलावा अपनी जो आंख का रेटिना होता है, तो रेटिने का अगर अपने पुनर्स्थापन करना हो तो रेटिने का पुनर्स्थापन भी अपने किसकी सहायता से किया जा सकता है, लेज़र लाइटों की सहायता से किया जा सकता है। तो जो शल्य चिकित्सा है उसके अंदर भी क्या है, लेज़र लाइटों का अनुप्रयोग है। एक तो आप लोग देख सकते हो कम शक्ति का जो है उसे शल्य चिकित्सा में, दूसरा जो आंख का रेटिना है उस रेटिना को भी अपने क्या कर सकते हैं, पुनर्स्थापित कर सकते हैं, किसकी सहायता से, लेज़र की सहायता से। इसके अलावा और देखिए क्या काम में आती है, एक अपने लेज़र किरणें जो है इनको अपने वाहक तरंगों के रूप में काम में ले सकते हैं। वाहक तरंगों के रूप में काम में लेकर क्या करेंगे, जो मॉड्यूलित लेज़र किरणें इनको अपने आपके पास में जो लेज़र लाइट है या जो लेज़र किरणें हैं इन्हें हम लोग कहाँ काम में ले सकते हैं, तो जो लेज़र किरणें इन्हें अपने काम में ले सकते हैं वाहक तरंगों के रूप में काम में। जो संचार होता है, संचार में आपको ज़रूरत पड़ती है कैरिंग वेव्स की, वाहक तरंगों की। आप लोगों ने 12वीं क्लास का लास्ट चैप्टर ज़रूर पढ़ा होगा जहाँ आप लोगों ने वाहक तरंगों के बारे में पढ़ा है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा है। वहाँ वाहक तरंगें जो होती है, वाहक तरंगों के रूप में आप लोग किसे काम में ले सकते हो, तो वाहक तरंगों के रूप में आप लोग जो लेज़र किरणें हैं उन लेज़र किरणों को काम में ले सकते हो। यानी मॉड्यूलेशन की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, लेज़र किरणों की सहायता से संकेत को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हो। और जो आपके पास में ऑप्टिकल फाइबर होता है, जो प्रकाशिक तंतु होता है, उसमें आप लोग लेज़र लाइट को काम में लेकर के बिना किसी हानि के, बिना किसी क्षीणता के आप लोग संकेत को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। यानी जो भी आपके पास में संकेत है या जो भी तरंग है उसे आप लोग वाहक तरंगों के रूप में क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। तो लेज़र जो आपके पास में किरणें हैं वो किसका कार्य करेगी, वाहक तरंगों के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा देखिए जो लेज़र किरणें इनको अपने संकेंद्रित कर उस ताप उत्पन्न कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो लेज़र किरणें हैं लेज़र किरणें हैं, इनकी उच्च शक्ति के कारण अपने क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा ताप उत्पन्न कर सकती है। तो जैसे अपने
क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं करते हैं। उसी प्रकार से अपने कौन सी अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं भी होती है। विखंडन में तो क्या होता है, जो आपका नाभिक होता है वो टूटता है और इसमें दो नाभिक जो है संलयन में आपस में जुड़ते हैं। तो संलयन जो अभिक्रियाएं होती है, इन संलयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, दो नाभिक जो है, दो हल्के नाभिक जो आपस में जुड़ते हैं। और इन अभिक्रियाओं के लिए अपने किसकी जरूरत होती है, इन अभिक्रियाओं के लिए अपने अधिक ताप की जरूरत होती है, जिससे इन अभिक्रियाओं को क्या किया जा सके, प्रारंभ किया जा सके। तो जैसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं, अपनी नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं जो है वो होती है, उसी प्रकार से अपनी कोशिश की जा रही है कि जो नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं उनको भी क्या किया जाए, नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए भी अपने लेज़र जो है वो काम में लेने की कोशिश की जा रही है। यदि यहाँ से अपने इनको देखें तो इनसे अपने जो ऊर्जा प्राप्त होती है विखंडन और संलयन से, वो प्रदूषण रहित ऊर्जा जो है अपने काम में आती है। आगे देखिए, उच्च कोटि की कला संबद्धता जो हम लोगों ने गुण पढ़ा है, उसके अंदर आप लोग क्या क्या लिख सकते हो। तो उच्च कोटि की जो कला संबद्धता आप लोगों ने देखी है, उसके अंदर आप लोग त्रिविमीय फोटोग्राफी, जिसे अपने होलोग्राफी कहते हैं। देखिए, अपने जो फोटोग्राफी है, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, लेज़र लाइटों वाली जो आपके पास में फोटोग्राफी है, जो आपके पास में कला संबद्ध प्रकाश स्रोत है, इस कला संबद्ध प्रकाश स्रोत को अपने किसकी जगह काम में ले सकते हैं, निर्देश तरंगों की जगह काम में ले सकते हैं। निर्देश तरंग जो होती है उसकी जगह काम में ले सकते हैं, और निर्देश तरंगों की जगह काम में लेकर के अपने जो त्रिविमीय फोटोग्राफी है, जो 3D फोटोग्राफी आजकल अपने एक प्रचलित है, जिसे अपने क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं, होलोग्राफी या होलोग्राम कहते हैं, वो बनाने के लिए भी अपने किसे काम में लिया जाता है, लेज़र लाइटों को काम में लिया जाता है। तो लेज़र लाइटों की सहायता से अपने यदि प्रकाश स्रोत क्या है, कला संबंध है, क्योंकि होलोग्राफी के लिए आपको जरूरत पड़ती है कला संबंध प्रकाश स्रोत की, और कला संबंध तरंगों, क्योंकि कला संबंध प्रकाश स्रोत से ही आपको क्या प्राप्त होगी, कला संबंध प्रकाश जो है वो आपको प्राप्त होगा। तो लेज़र जो लाइटें होती है, ये क्या होती है, पूर्णतः कालिक और स्थानीय, या आप लोग बोल सकते हो आकाशिक और कला संबद्धता होती है। तो कला संबंध तरंगों को काम में ले सकते हो आप लोग निर्देश तरंगों की जगह, और ये अपने काम में आता है जो 3D फोटोग्राफ होते हैं, जिन्हें अपने होलोग्राफी कहते हैं, इसकी जगह काम में आता है। इसके अलावा अन्य उपयोगों में आप लोग लिख सकते हो, 5वां इसका, कि जो आपके पास में अनुसंधान के कार्य है, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके पास में लेज़र किरणें हैं, इन लेज़र किरणों को आप लोग अनुसंधान के कार्यों में भी काम में ले सकते हो। इसके अलावा जो आजकल अपने युद्ध हो रहे हैं, उन युद्धों के अंदर भी लेज़र लाइटों को काम में लेने की कल्पना जो है अब तक वैज्ञानिक कर चुके हैं। तो ये आपके आते हैं लेज़र किरणों के विशिष्ट गुण और इसके अनुप्रयोग। और भी इसके बहुत सारे गुण और अनुप्रयोग हैं, जिनको आप लोग चाहो तो इसमें लिख सकते हो। तो ये अपना टॉपिक था, लेज़र के विशिष्ट गुण और अनुप्रयोग। इसके साथ में जो आपका लेज़र वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट पार्ट आपके इसमें शुरू होता है, वो आता है होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी। जो इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं वो आप लोग जो है एक बार अपना सिलेबस जरूर देख लेना, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं इस लेज़र वाले पार्ट के अंदर, जिसमें अर्धचालक लेज़र जो है वो भी शामिल है, तो उन्हें भी आप लोग जरूर देखना है एक बार। अभी के लिए मैं सिंपल बीएससी के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक लगते हैं उन्हीं को करवा रहा हूँ। तो अब आपके सेकंड पार्ट शुरू होता है चैप्टर का, जिसमें आता है होलोग्राफी। होलोग्राफी, होलोग्राफी। तो देखिए, होलोग्राफी जो है अपनी क्या होती है। होलोग्राफी, होलोग्राफी से पहले अपने समझते हैं फोटोग्राफी को। होलोग्राफी से पहले अपने क्या आता है, फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी तो आप सभी लोग जानते ही हो, जो सामान्य अपने फोटो लेते हैं वो क्या होती है, फोटोग्राफी होती है। तो फोटोग्राफी के अंदर अपने क्या लेते हैं, हम लोग फोटोएं लेते हैं। जो अब तक अपने फोटोग्राफी होती थी, ये फोटोग्राफी अपने किस प्रकार की होती थी, द्विविमीय होती थी। ठीक है, ये जो फोटोग्राफी है ये किस प्रकार की होती थी, 2D होती थी। इन्हें क्या कर सकते थे, अपने सिर्फ एक विशेष कोण से ही देख पाते थे, या अपने एक विशेष भाग के बारे में ये क्या करती थी, जानकारी प्रदान करती थी। और यदि अपने इन फोटोग्राफीज़ की बात करें तो जो 3D इसके अंदर आती थी, उनकी भी कुछ एक सीमाएं होती थी। तो जो अपने फोटोग्राफी होती है, ये 3D फोटोग्राफी जो होती है उसकी भी अपनी एक सीमाएं थी। 3D फोटोग्राफी को भी आप लोग सिर्फ
एक स्पेशल कोण से ही देख पाते हो, एक स्पेशल कोण के द्वारा ही आप लोग जो 3D डायग्राम है वो इसका देख पाते हो। यानी जो फोटोग्राफी है इसकी सहायता से आप लोग वो संकेत या वो सारी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते जो किसकी सहायता से कर सकते हो, आप लोग होलोग्राफी की सहायता से कर सकते हो। दूसरा, फोटोग्राफी जो है इसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता था, सबसे पहले आप लोग फोटोग्राफ लेते थे, फिर उसका आपको क्या प्राप्त होता था, नेगेटिव प्राप्त होता था, ऋणात्मक चित्र जो है वो आपको प्राप्त होता था। फिर ऋणात्मक चित्र के इमल्सन वगैरह को काम में लेकर के किस में बदला जाता था, फोटो के अंदर बदला जाता था। परंतु अब अपने क्या काम में लिया जाता है, होलोग्राफी को काम में लिया जाता है। होलोग्राफी जो है वो आपका क्या है, जो द्विविमीय और त्रिविमीय चित्र है उनसे बिल्कुल अलग डायग्राम आपको इसमें दिखाई देता है। तो अब अपना टॉपिक आता है होलोग्राफी। देखिए होलोग्राफी की यदि अपने बात करें तो सबसे पहले तो होता क्या है, तो जो गेबोर नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कला संबंध प्रकाश स्रोत को काम में लेते हुए एक विशेष प्रकार की नई विधि का आविष्कार किया वस्तुओं का चित्र प्राप्त करने की, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, जिसे अपने जानते हैं होलोग्राफी के नाम से। ठीक है, गेबोर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, वस्तुओं का चित्र प्राप्त करने की एक नवीन विधि दी, जिसे अपने क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। यदि होलोग्राफी शब्द की बात करें तो होलोग्राफी शब्द जो है ये आपका आता है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये शब्द कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके अंदर जो होलो वर्ड है, इस होलो वर्ड का मतलब बनता है पूर्ण। क्या बनता है, पूर्ण। और यदि पूरे होलोग्राफी की बात करें तो इसका अर्थ बनता है पूर्ण अभिलेखन। यानी जो आपके पास में होलोग्राफी होता है इसके अंदर आयाम और तीव्रता के साथ साथ, सामान्य जो फोटोग्राफी आपके पास में होती है वो सिर्फ तीव्रताओं की जानकारी आपको देती है, प्रकाश की तीव्रता कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, उस हिसाब से आपको क्या करती है, वस्तु का चित्र जो है वो प्रदान करती है। परंतु होलोग्राफी जो है इस तकनीक के अंदर अपने तीव्रता के साथ साथ जो आयाम और तीव्रता है, इनके साथ साथ जो कला में परिवर्तन हो रहे हैं, उन कला में परिवर्तनों के बारे में भी अपने को बता देती है। ठीक है, होलोग्राफी जो है इसके द्वारा अपने आयाम और तीव्रता के साथ साथ कला में जो परिवर्तन होता है, उस कला में परिवर्तन को भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये जो होलोग्राफी है ये अपने को आयाम के साथ साथ कला में होने वाले परिवर्तनों को भी दर्शाती है। और इसे अपने किस पर बनाया जाता है, इसे अपने एक पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट पर बनाया जाता है। ये जो कला का अभिलेखन है ये किस पर किया जाता है, एक पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट पर किया जाता है। एक पारदर्शी फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या किया जाता है, इस कला का अभिलेखन किया जाता है, जिसे अपने किस नाम से जानते हैं, जिसे अपने होलोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक प्लेट के रूप में आपके पास में क्या प्राप्त हो जाता है, होलोग्राम प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए, इसमें अपने जब इसका आविष्कार किया गया था तो उस समय जो गेबोर था उसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है उस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इसे काम में लिया था। परंतु इसके बाद में जब अपने लेज़र किरणों का विकास हो गया तब वस्तुओं का चित्र प्राप्त करने के लिए कीथ और उपतनिक नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, इसका चित्र जो है वो प्राप्त किया। तो सबसे पहले देखिए अपने इसमें होलोग्राम का निर्माण, होलोग्राम का निर्माण, होलोग्राफी, और सबसे पहले इसमें आता है होलोग्राम का निर्माण। होलोग्राम जो है उसका निर्माण किस प्रकार से अपने किया जाता है। तो होलोग्राम का निर्माण कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि वस्तु जो होती है उस वस्तु से जो आने वाला प्रकाश होता है उस प्रकाश पर अपने विशेष प्रकार की जो तरंगें होती है वो आरोपित की जाती है। ठीक है, वस्तु जो होती है उससे जो प्रकाश आपको आता है, जो प्रकाश आपको वस्तु से प्राप्त होता है उस प्रकाश पर विशेष प्रकार की तरंगें जो है वो आपको प्रत्यारोपित करनी होती है, और उससे क्या होता है, व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न होता है, और उससे आपको जो है कला और आयाम जो है उन दोनों की सूचनाएं प्राप्त होती है। ठीक है, तो जो होलोग्राफी होती है इसमें क्या होता है, तो जैसे आपके पास में वस्तु है, इस वस्तु पर क्या होगा, प्रकाश आकर के गिरेगा, ये प्रकाश इससे टकराएगा तो प्रकाश क्या हो जाएगा, इससे प्रकीर्णित हो जाएगा। ठीक है, इससे प्रकाश जो आता है वो क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा। ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है, इस प्रकीर्णित प्रकाश पर
विशेष प्रकार की तरंगें जिसे अपने कहा जाता है निर्देश तरंगे, निर्देश या संदर्भ तरंगे। पीछे अपने जब पढ़ रहे थे होलोग्राफ ये लेज़र के अनुप्रयोग, तब मैंने आपको बताया था कि जो होलोग्राफी होती है उसके अंदर निर्देश तरंगें जो होती है उन निर्देश तरंगों के रूप में किसे काम में लेते हैं, तो निर्देश तरंगों के रूप में अपने लेज़र जो लाइट होती है उस लेज़र लाइट को काम में लिया जाता है। यही बात यहाँ पर अपने कर रहे हैं कि वस्तु जो होती है इस पर गिरने वाला जो प्रकाश होता है वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, और उस प्रकीर्णित प्रकाश पर अपने क्या किया जाता है, निर्देश तरंगे या संदर्भ तरंगे अपने जिसे कहते हैं, इन निर्देश तरंगों या संदर्भ तरंगों को अध्यारोपित किया जाता है, जिससे उन दोनों के मध्य क्या होता है, व्यतिकरण होता है, जिससे इन दोनों के मध्य क्या होता है, व्यतिकरण होता है। और इस व्यतिकरण की वजह से जहाँ ये प्लेट पर व्यतिकरण होगा उस पर आपको कला और आयाम जो है उनका अभिलेखन जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जिसे अपने किस नाम से जानेंगे, होलोग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि रेखा चित्र की सहायता से इसको देखें तो देखिए किस प्रकार से अपने इसे समझेंगे। सबसे पहले अपने लेज़र प्रकाश से जो लेज़र स्रोत होता है उससे प्रकाश को प्राप्त किया जाता है और इसे किसी दर्पण M1 पर डाला जाता है, जिससे ये दो समान आयाम की तरंगों में विभाजित हो जाता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें लेज़र जो प्रकाश स्रोत होता है आपका लेज़र स्रोत, इससे जो प्रकाश आएगा उस प्रकाश को अपने विभाजक प्लेट M1 पर आरोपित किया जाएगा। सबसे पहले ये कहाँ आएगा, तो सबसे पहले ये आकर के गिरेगा विभाजक प्लेट M1 पर। M1 पर आने के बाद में ये दो समान आयाम वाली तरंगों के अंदर विभाजित हो जाएगा। एक प्रकाश की तरंग चली जाएगी दर्पण M3 की ओर और आपकी एक जो प्रकाश की किरण है वो चली जाती है दर्पण M2 की ओर। ठीक है, तो ये जो आपका प्रकाश है ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, एक तो चला जाएगा M2 की ओर और एक चला जाता है ये M3 की ओर। ये तो M3 है और आगे जा कर के वहाँ सामने जो आएगा वो आता है M2 और M2 पर गिरने के बाद में देखिए ये कहाँ जाएगा, जैसे देखिए सबसे पहले लेज़र प्रकाश स्रोत है, इससे आपका प्रकाश जो है वो आकर के कहाँ गिरता है, प्लेट M1 पर आकर के गिरता है। तो सबसे पहले प्रकाश आके गिरा प्लेट M1 पर। M1 पर गिरने के बाद में दो भागों में बंट गया, एक भाग M2 की ओर चला गया और एक भाग चला जाता है इसका M3 की ओर। सबसे पहले M2 की ओर जाने वाले भाग को देखते हैं, तो ये भाग M2 की ओर जा रहा है और यहाँ से ये एक प्रदीपक पुंज के रूप में अपने प्राप्त होता है और ये जा कर के गिरता है किस पर, बिंब पर। जैसे ये अपने पास में क्या है, बिंब है या कोई वस्तु है जिस पर जाकर के ये क्या होगा, प्रकाश गिरेगा और इस पर प्रदीपक पुंज के रूप में आकर के गिरता है। ऐसे नहीं है कि आकर के सीधी एक लाइट इस पर गिरेगी, बहुत सारी लाइटें जो है प्रदीपक पुंज के रूप में आकर के इस पर प्रकाश गिरेगा और इस पर गिरने के बाद में ये प्रकाश आगे चला जाता है कहाँ पर, बिंब तरंग के रूप में जो प्लेट P है उस प्लेट P पर ये पहुँच जाती है। जो पारदर्शी प्लेट P अपने यहाँ लगा रखी है, प्लेट P, ये क्या है, प्लेट P है। इस प्लेट P पर ये प्रकाश जो आकर के चला जाएगा, ये प्लेट P है जो अपने कौन सी प्लेट है, होलोग्राम प्लेट है। तो ये प्रकाश जो आकर के कहाँ गिर जाएगा, होलोग्राम प्लेट P पर गिर जाएगा। दूसरी ओर जो आपका प्रकाश जा रहा है, जो गया था प्लेट M3 की ओर, M3 की ओर जाने वाला प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाएगा और नियत कोण बनाता हुआ सीधा कहाँ पहुँचेगा, प्लेट P पर पहुँचेगा और प्लेट P पर पहुँचेगा ये प्रकाश जो है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, ये प्रकाश सीधा चला जाएगा यहाँ से प्लेट P की ओर। ये प्लेट M3 यदि अपने बनाए तो ये जो प्रकाश किरण आ रहा है ये विशेष कोण बनाता हुआ आएगा और सीधा कहाँ चला जाएगा, सीधा चला जाएगा प्लेट P पर, जहाँ जा कर के ये जो आपका प्रकाश आ रहा है इस पर क्या हो जाएगा, ये अध्यारोपित हो जाएगा और जिससे व्यतिकरण जो है वो उत्पन्न होगा। ये जो किरण है इसे कहा जाता है संदर्भ या निर्देश तरंग, संदर्भ या निर्देश तरंग। ये सिर्फ क्या करती है, किसी विशेष कोण से आती है और प्लेट M3 से टकराती है और पॉइंट P पर जाकर के दोनों तरंगें एक दूसरे पर क्या हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है और पॉइंट P जो है इस पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, प्लेट P पर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा, जिसे अपने क्या कहते हैं, जिसे अपने होलोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और होलोग्राफ के अंदर आपको स्थायी व्यतिकरण की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको ऐसा प्रकाश चाहिए जो क्या हो,
यानी यहाँ पर आपको व्यतिकरण की आवश्यकता होगी और इसके लिए आपको एक ऐसा प्रकाश चाहिए जो क्या हो, जो प्रकाशतः पूर्णतः आकाशीय और कालिक संबद्धता हो जिसमें, ठीक है। यानी आपको ऐसे प्रकाश की जरूरत है जो पूर्ण रूप से क्या हो, कला संबंध हो और आकाशीय कला संबंध दोनों प्रकार की संबंधताएं उसमें हो। और ऐसा प्रकाश आपको किससे प्राप्त होता है, लेज़र से प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ काम में लिया जाता है लेज़र प्रकाश को, ठीक है। इसका बचा हुआ पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।